class. In this lecture, I am going to talk about Elizabethan drama. In my previous lecture, I talked about Renaissance age. अब हम एक सीक्वेंस के साथ लिटरेचर के जितने भी आगे पीरियड्स या इम्पोर्टेंट प्लेस या इम्पोर्टेंट जॉनराज आएंगे वो सीक्वेंस के साथ पढ़ेंगे. सो एलिजाबेथन ड्रामा का मैं एक ओवरऑल आपको एक बैकग्राउंड जो है वो देने लगी हूँ. During the Renaissance period or Elizabethan period, as it is popularly called, the most remarkable achievement in literature was in the field of drama. ड्रामा सबसे इम्पॉर्टेंट जॉनरा था उस टाइम पीरियड पे और सबसे ज़्यादा फ्लरिश होने वाला जॉनरा ड्रामा था. वाई? बिकॉज जो ह्यूमनिस्टिक टीचिंग वहाँ पे हो रही थी तो उस टाइम स्कूल और यूनिवर्सिटी के अंदर बड़ी डेवलपमेंट हुई किसकी? लैटिन ड्रामा की. और बड़ी ग्रोथ हुई लैटिन ड्रामा की. और वहाँ पे जितने प्लेयर थे जो परफॉर्म करते थे उन्होंने जो है वो सैनिका के, टेरेंस के, प्लॉटस के, इन सब के जो प्लेस थे उनको जो है परफॉर्म किया लैटिन और इंग्लिश दोनों के अंदर. सो ये जो परफॉर्मेंस थे ये बेसिकली कुछ स्कूल बॉयज़ और कुछ जो एक्टर्स होते थे ये बेसिकली परफॉर्म करते थे इन द ऑनर ऑफ द गेस्ट. जितनी भी रॉयल पर्सन्स या एम्बेसडर्स आते थे उनको दिखाने के लिए जो है वो परफॉर्म करते थे. तो इस तरह से जो ड्रामा था वो बड़ी तेज़ी से जो है वो उस टाइम पीरियड के अंदर फ्लरिश होने लगा. जो मिडल ऑफ 16th सेंचुरी थी ना उसमें जो एकेडमिक राइटर्स थे, कुछ एकेडमिक राइटर्स, तो उन्होंने कोशिश की कि वो प्लेस को जो है वो ओरिजिनल प्लेस लिखें. क्योंकि पहले तो लैटिन मॉडल को फॉलो किया जा रहा था ना, लेकिन इंग्लिश ओरिजिनल जो है वो भी 16th सेंचुरी के अंदर कुछ राइटर्स ने उसको दोबारा से लिखने की कोशिश की. उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट थे वो कुछ एक था निकोलस उडाल्स जिसने राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर एक उसका प्ले था. जॉन स्टील का ग्रमर्स गर्टन नीडल था. और थॉमस सेक्वाइल का गॉर्बिडिक था जिसको फेरिक्स और पॉरिक्स भी कहते हैं. तो ये दो पहली जो थी ये कॉमेडीज थी, जो बाकी था वो जो ट्रेजेडी थी. सो ये ऑल जितने भी प्लेस थे सो दे वर नॉट लाइक इतनी इनके अंदर लिटरेरी मेरिट्स नहीं थे. बहरहाल फिर भी ये जो है ये एक ओरिजिनल प्ले के कैटेगरी के अंदर आते हैं. जो सेकंड पीरियड था एलिजाबेथन ड्रामा का वो डोमिनेट हुआ यूनिवर्सिटी विट्स से. यूनिवर्सिटी विट्स आपको पता है ये एक प्रोफेशनल सेट ऑफ कुछ लिटरेरी मेंस थे जिन्होंने ऑक्सफोर्ड के अंदर जो है वो पढ़ाई की. और उन्होंने जो है अपनी एक ख़ास किस्म के जो है ड्रामा लिखने की कोशिश की. उनमें मार्लो, उनमें लिली, उनमें ग्रीन, पी, लॉज, नैश, ये सारे जो हैं शामिल हैं. तो थोड़ा बहुत इनका अगर रिव्यू लें तो जो लिली था वो आपको पता है ही वॉज द ऑथर ऑफ यूफियस. ही रोट नंबर ऑफ द प्लेस एंड द बेस्ट नोन ऑफ देम आर कॉम्पास एंड साफो एंड फाओ. तो एंडिमियन भी उसका एक प्ले था. ये जितने भी प्लेस थे ये बेसिकली माइथोलॉजिकल थे या पेस्टोरल थे, मैस की शक्ल में थे. मतलब ये जो थे ये नैरेटिव फॉर्म में नहीं थे. जैसे मार्लो लिखता था ना एक स्टार्ट, बिगनिंग, एंड एक नैरेटिव शक्ल में, ये ज़्यादा पेस्टोरल पोइम्स थे. उसके बाद जॉर्ज पील था. ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट प्ले राइट था उस टाइम पीरियड का. इसका जो इम्पोर्टेंट प्ले था वो था द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस. उसके बाद इसने एक और प्ले लिखा था डेविड एंड बैथशेबा. सो ये जो था ये एक राइटर भी था और एक एक्टर भी था जिसने बड़ी खूबसूरत जो है वो लाइंस लिखी. और इसको जो है ज़्यादातर याद किया जाता है वो इसकी म्यूज़िकल ब्लैंक वर्स की वजह से याद किया जाता है. तो आफ्टर ऑल जो है आफ्टर सम टाइम ये जो इसकी ब्लैंक वर्स है इसको फिर शेक्सपियर ने भी अपनाया और उसको एक परफेक्ट शेप दी. थॉमस किड, he was also one of the famous writer of that period. He achieved great popularity with his work called Spanish Tragedy, which was translated in many European languages. He introduced
इसकी जो स्टोरी थी, ये जो स्पेनिश ट्रेजेडी, ये बेसिकली ब्लड और थंडर, एक मेलो ड्रामेटिक स्टोरी थी। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है ना, वो ड्रामेटिक किस्म की जो है ड्रामा जो है वो इंट्रोड्यूस हम कह सकते हैं इधर करवाया गया। तो ये जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट या अट्रैक्टिव फीचर हम कह सकते हैं प्री शेक्सपियरियन ड्रामा का, जिसने इंट्रोड्यूस करवाया। अगर ये जो है इसका जो स्टाइल था वो हमेशा वायलेंट और एक्स्ट्रावेगेंट होता था, लेकिन इसने जो है एक मोनोटनी जो है वो ख़त्म की गॉर्बेटिक से, और एक ख़ास किस्म का ड्रामा जो है वो लिटरेरी सीन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद रॉबर्ट ग्रीन, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट राइटर था उस टाइम पीरियड का। इसने भी अपना ड्रामा जो है, इसका जो इम्पोर्टेंट वर्क था वो था फायर बैकन एंड फायर बंगे। सो ये जो है ये ज़रा कॉमिक किस्म के जो प्लेस थे, और ये सबसे ज़्यादा याद किया जाता है अपनी लाइवली मेथड की वजह से। बड़ा खूबसूरत लिखने का अंदाज था इसका। सबसे इम्पॉर्टेंट एंड द फॉरमोस्ट ड्रामेटिक एलिमेंट्स, जिसे हम कह सकते हैं कि सूरज, जो इस तमाम सितारों के अंदर जो एक खूबसूरत सूरज था, वो मार्लो था। मार्लो जो है उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्ले जो फर्स्ट उसने इंट्रोड्यूस करवाया वो टेम्बरलिन था, and who took the public by storm on account of its splendid command of blank verse and its sensitiveness to beauty. So in this play, Marlowe dramatized the exploit of a Scythian shepherd who rose to be the terror of the world and the scourge of God. उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट प्ले जो फर्स्ट उसने इंट्रोड्यूस करवाया वो टेम्बरलिन था, and who took the public by storm on account of its splendid command of blank verse and its sensitiveness to beauty. So in this play, Marlowe dramatized the exploit of a Scythian shepherd who rose to be the terror of the world and the scourge of God. टेम्बरलिन जो है, उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क जो क्रिस्टोफर मार्लो ने इंट्रोड्यूस करवाया वो था द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, in which Marlowe gave an old medieval legend a romantic setting, and the story of the scholar who sell his soul to the devil for worldly enjoyment and unlimited power. So ये भी बड़ी एक फैसिनेटिंग स्टोरी है, और ये जो स्टोरी है ये बेसिकली उस टाइम पीरियड के स्पिरिट को इंट्रोड्यूस करवाती है जो मार्लो लिख रहा था, क्योंकि रिनाइसेंस पीरियड मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था इस तरह का पीरियड था जिसमें जो वर्ल्ड थी इट वाज ऑन रेवोल्यूशन, चेंज हो रही थी। रेवोल्यूशन ना सिर्फ कॉन्टिनेंट के अंदर आ रहा था बल्कि ऑल ओवर द लाइक ग्लोब जो है वो चांद पे पहुंचने की चाह और दुनिया को जो है तस्खीर करने की चाह जो थी वो सबके अंदर थी। तो फॉस्टर्स जो भी था ये भी पावर, लस्ट और नॉलेज की जो है इसको अंदर एक थर्स्ट थी। तो फॉस्टर्स इन हिज फाइनल मोमेंट ही ट्राइज टू कीप द डेथ अवे। एंड अनदर प्ले ऑफ मार्लो इट वाज द ज्यू ऑफ माल्टा। ज्यू ऑफ माल्टा जो है वो इतना कह सकते हैं कि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना बाकी इसके प्ले हुए, बट जो एडवर्ड द सेकंड था उसको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मार्लो का सबसे इम्पोर्टेंट प्ले जो कहा जाता है। मार्लो की जो कंट्रीब्यूशन है एलिजाबेथन ड्रामा के अंदर वो बहुत ग्रेट है, और बहुत सारे लोग मार्लो और शेक्सपियर को कंपेयर करते हैं, बट शेक्सपियर और मार्लो का जो सब्जेक्ट मैटर है वो टोटली डिफरेंट है, इनका कंटेंट डिफरेंट है, इनका स्टाइल डिफरेंट है। मार्लो जो है ये ज़रा क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर लिखता है, शेक्सपियर की जो लैंग्वेज है वो उसकी ऑडियंस की लैंग्वेज और उसकी अपनी लैंग्वेज जो करेक्टर्स की है वो सेम है, लेकिन मार्लो ऐसा नहीं है। मार्लो पोएटिक स्टाइल में लिखता है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखता है। उसके रीज़न भी है क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी के अंदर जो है लैटिन और ग्रीक को जो है स्टडी किया था, और उसके जो हीरोज़ हैं वो भी बड़े ग्रेट स्ट्रेंथ और वाइटलिटी के हैं, और उनके अंदर स्पिरिट पाया जाता है, एडवेंचर पाया जाता है।
So he gave life and reality to the character and introduced passion on the stage. And he also made the blank verse supple and flexible to suit the drama. So he gave coherence and unity to drama, we can say. So in my next video, I'll talk about Shakespeare. Thank you.